मैंने बोलने से पहले गुनगुनाना शुरू कर दिया था। टी सीरीज़ के फिल्म सिटी में वीडियो शूट था। अच्छा, वहाँ ये पर मेरी रिकी केट से फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। तो मुझे पहले से पता था कि ये ग्रैमी अवार्डी हैं। पता लगा ये डिवाइन टाइड्स एक एल्बम आना है, उसमें ये ट्रैक। मेरे पास पोस्टर आया, रिकी केट, स्टुअर्ट कोपलैंड और मेरी फोटो, वाह। और लिखा हुआ उसमें ग्रैमी नॉमिनेटेड, ओह, डिवाइन वाओ। टाइड्स ग्रैमी नॉमिनेटेड, ऐसे करके आया। आई वाज थ्रिल्ड। बिल्कुल 1 घंटे का मार्जिन मुझे मिला कि आप अभी आ जाइए जितना जल्दी हो। तिग्मांशु धुलिया इज़ हियर इन द स्टूडियो। तो उसमें एक गाना दीप्ति नवल के लिए मुझे गाना था, और दूसरा जो था वो स्वरा भास्कर के लिए अच्छा, गाना था। दो अलग एज तो ग्रुप दो के लिए। कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज एंड कैरेक्टर वाइज, एज वाइज ऑल्सो। उसके लिए मैंने सिंगिंग की, और वो एक बड़ा ही, जैसे बोलते हैं ना, एक इंस्टेंट कॉल फ्रॉम बॉलीवुड। तो ऐसे सलीम के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिला। सलीम सुलेमान जो बहुत अच्छे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। अच्छा, गाते 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 मैंने आलाप पकड़ लिया, एक रब्बा। अच्छा, वो आलाप पूरी फिल्म में उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर में वाओ। उसको लगा दिया। तो उसी समय क्रिएट किया। मुझे उस चीज़ से एक इंस्पिरेशन मिली कि अगर विधि इस ट्रैक को गा रही है तो विधि का क्या इसमें इनपुट Contribution, जाएगा। हाँ, मैंने कभी जीवन में छठ गीत नहीं गाए हैं, हाँ, और ये कार्यक्रम मुझे 2 दिन पहले इसका कॉल आया कि विधि जी ऐसे ऐसे है। भोर भाई अम्बे माँ की जो आरती है, जिसको बहुत सारे मेरे ख्याल 5 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं व्यू। गाया तो गाते ही जो पहला कमेंट जगजीत जी का था कि तुम सच्चा गाती हो, तुम्हारे गाने में सच्चाई है। सिनेमा में जो टाइटल ट्रैक है सिनेमा और जॉय, तो इस एल्बम में 2 ट्रैक्स मैंने गाए, और इसमें उस्ताद जाकिर हुसैन पद्म भूषण उस्ताद सुल्तान खान साहब, कई दिग्गज कलाकारों ने, पंडित अजय प्रसन्ना जी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एल्बम। मिडीवल पंडित्स तो हैं ही हैं। आई थिंक अनुष्का शंकर भी ने भी इसमें बजाया है। तो एक पूरा सिनेमा जिसे बोलते हैं, जो सजेस्ट करता है ना वर्ड अपने आप में, तो इट इज़ एज मैजेस्टिक एज सिनेमा। म्यूज़िक में तो बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता है, सीखना तो पड़ता है। ये जो बोलते हैं ना, हमने कहीं से कुछ नहीं सीखा और बहुत अच्छा गा रहे हैं, झूठ बोलते हैं वो। आर्यन मीडिया प्रेजेंट्स पॉडकास्ट विद आरजे नीति। नमस्कार, पॉडकास्ट विद आरजे नीति में स्वागत है आप सभी का। और सुनो दिल की, जैसा कि हमारी टैगलाइन है, हम ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जो अपने दिल की सुनते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि दुनिया में उनका नाम होता है। और आज की जो महफिल है बहुत ही सुरीली होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जो बहुत ही बेहतरीन गायिका है, क्लासिकली ट्रेंड है, फिल्मों के लिए गायकी कर चुकी हैं और इंटरनेशनल एल्बम के लिए भी अपनी आवाज़ दे चुकी हैं, जिसे कि ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो आइए स्वागत करते हैं बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर विधि शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज सुनो दिल की पॉडकास्ट में आके। तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो जैसे कि आप सिंगिंग करते हैं, आपने देश विदेश हर जगह अपना नाम रोशन किया है, तो पहला सवाल यही है कि सिंगिंग से कब और कैसे जुड़ी आप, और किसने आपको ट्रेंड किया? सिंगिंग मुझे नहीं याद मैं कब से गा रही हूँ, मगर मेरी मम्मी और पिताजी बताते हैं कि मैंने बोलने से पहले गुनगुनाना शुरू कर दिया था, और शुरुआत घर से ही हुई। पिताजी हारमोनियम बजा के गाया करते थे, उनको सुनती थी। लता जी, आशा जी के गाने, भजन सुबह सुबह हमारे घर में चलते थे। तो संगीत का एक इंस्पिरेशन शुरू से मिला। फिर गंधर्व महाविद्यालय से 6 साल का मैंने विशारद किया। पंडित महेंद्र सरीन साहब, जो कि आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कंपोज़र रहे हैं, उनसे मैंने बहुत साल, अराउंड से मोस्ट 15 साल उनसे लाइट म्यूज़िक, लाइट क्लासिकल सीखा। उसके अलावा कई गुरु मिले जो स्कूल में मेरे म्यूज़िक टीचर्स हैं, और सभी से मुझे, एंड फाइनली फिर अनूप जलोटा जी ने मुझे मेंटोर किया है। निरंतर उनकी गाइडेंस मिलती रहती है। अच्छा, तो इसीलिए शायद आपको भजन और गज़ल सिंगिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है।
आप कह सकते हैं, मगर मुझे लगता है ये बहुत बचपन से ही था, क्योंकि भजन का माहौल घर में तो था ही, और गज़लें हम गुरुजी से, सरीन साहब से बहुत गज़लें भी सीखी हैं। तो एक ट्रेनिंग का प्रोसेस था, तो बहुत ही नेचुरल वे था। और मुझे लगता है भजन एक बड़ा सरल माध्यम है। संगीत को की जो शुरुआत होती है वो मेरे ख्याल हम भी, जब मैं, अब मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं अगर शुरुआत करती हूँ तो भजन सिखाने से ही शुरू करती हूँ। जी। तो मुझे लगता है सबसे सरल है। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आपने किया रिकी केज और स्टुअर्ट कोपलैंड के साथ, जिसे जी। कि ग्रैमी अवार्ड भी मिला बाद में उस एल्बम को, डिवाइन टाइड्स। तो जी। उसके बारे में, उससे जुड़ा कोई वाकया बताइए, और कैसे आप उस प्रोजेक्ट से जुड़ी, क्या कुछ हुआ, वो सब हमें बताइए। बिल्कुल। रिकी केज के का हमारे कॉमन फ्रेंड हैं, उनका मुझे कॉल आया, बिकॉज़ रिकी केज बैंगलोर बेस्ड हैं। वो यूजुअली वहीं के आर्टिस्ट के साथ या इंटरनेशनली तो वो करते ही हैं बहुत प्रोजेक्ट्स भी। तो उनका मन था कि दिल्ली में कुछ कलाकारों के साथ कुछ किया जाए, म्यूज़िकल कोलैबोरेशन। तो ऐसे मुझे कॉल आया। तो यूजुअली आम तौर पे कोई रिकॉर्डिंग असाइनमेंट आता है तो ऐसे ही कॉल आता है कि ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग है, आप करेंगे ना? मैंने कहा मैं क्यों नहीं गाऊंगी, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा, मुझे प्री रिकॉर्डेड उन्होंने एक रेफरेंस भेजा, पोर्शंस बता दिया, इस पोर्शन पे आपको कुछ कुछ सरगम गाना है, कुछ आलाप करना है। तो बेसिकली जब हम इस टाइप का कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, तो उसमें वोकल को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह करते हैं। अच्छा। वो एक गीत की तरह नहीं होता। हाँ। तो वो एक अलग चैलेंज होता है। उसमें आप गाना तो आपका कंफर्ट जोन है, आप गाने के अलावा क्या आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वो वाली बात। तो मैंने कहा मैं आई टेक इट अप एज अ चैलेंज। तो मैं रिकॉर्डिंग हमने करी, बहुत अच्छे से हुआ। वो जब भेजा गया उनको तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी विद द होल थिंग। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जिन जिन कलाकारों ने इसमें गाया है और बजाया है, वो सबको हमको रिकॉर्ड वीडियो शूट करना है। अच्छा। तो हम लोग क्योंकि गाड़ी में ज़्यादा समय बिताते हैं घर से ज़्यादा, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, तो मेरे पास कार में एक दुपट्टा रहता ही है जनरली। कुर्ता और यू नो एक कैजुअल, उसमें मैं जाती हूँ, और एक दुपट्टा मेरे पास एक अच्छा सा बनारसी टाइप रखा होता है कि वो अगर बाई चांस कभी कहीं कुछ फीचर होता है या कुछ फोटोग्राफ भी कई बार लोग फोटो शूट कराते हैं, हाँ। कि आपने गाया है तो हमारी ऑडियंस को पता लगे, आपका कुछ कुछ स्टिल्स हम ले लेते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ तैयारी रखती हूँ। तो ऐसे ही कॉल आया, तो मैं कहा ठीक है। तो टी सीरीज़ के फिल्म सिटी में वीडियो शूट था। अच्छा, वहाँ पर मेरी रिकी केज से फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। एंड सच अ वंडरफुल, सच अ जेम ऑफ अ पर्सन। इतना मल्टी फैसेटेड उनकी पर्सनालिटी है। वो एक फिलॉन्थ्रोपिस्ट है, नेचर प्रिजर्वेशन के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन के लिए बेंगलोर में स्पेशली, क्योंकि वहाँ बहुत चैलेंजेस हैं। तो वहाँ के लिए वो बहुत ऐसा काम करते रहते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस को लेके अवेयरनेस करना, तो वो सब। तो बहुत अच्छा लगा। मुझे पहले से पता था कि ये ग्रैमी अवार्डी हैं, रह चुके हैं। हाँ, 3 बार मिल चुका है तो उन्हें। उनको मिल चुका है अवार्ड। पहले तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा मुझे एक सेल्फी चाहिए आपके साथ उस टाइम पे सेल्फी का बहुत दौर था, तो सेल्फी चाहिए। सो ही सेड आप मुझे अपना फ़ोन दीजिए, एंड ही इज़ वेरी वेरी टॉल। हाँ। तो उन्होंने कहा आपसे नहीं होगा, आप मुझे अपना फ़ोन दीजिए। तो मेरे फ़ोन से उन्होंने हम दोनों का सेल्फी लिया, विच वॉज़ वेरी वेरी स्वीट ऑफ हिम। बहुत अच्छा उनसे लगा मिलके। ही वॉज सो वार्म एंड सो वेलकमिंग। सभी कलाकारों को उन्होंने बहुत अच्छे से प्यार से हुआ काम। हो गया, बात ख़त्म हो गई। पता लगा ये डिवाइन टाइड्स एक एल्बम आना है, उसमें ये ट्रैक जाएगा। तब तक आपको नहीं पता था कि ये कहीं ये नॉमिनेट ग्रैमी होने में वाला है या होगा। कुछ? फिर मेरे पास पोस्टर आया, रिकी केज, स्टुअर्ट कोपलैंड और मेरी फ़ोटो, और लिखा हुआ उसमें ग्रैमी नॉमिनेटेड, ओह, डिवाइन वाओ। टाइड्स ग्रैमी नॉमिनेटेड, ऐसे करके आया। आई वॉज थ्रिल्ड। फिर कुछ मंथ्स के बाद वही पोस्टर आता है, इट्स बीन ग्रैमी अवॉर्डेड। वाह। तो इट वाज अ वंडरफुल एथरियल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा। लोगों तक जब ये पहुंचा तो सब लोग, जो मेरे आसपास के भी लोग थे, दे वर ऑल वेरी वेरी थ्रिल्ड। और एक साल नहीं, इस एल्बम को 2 साल कंसेक्यूटिवली अलग अलग कैटेगरीज में ग्रैमी अवार्ड मिला है। एंड स्टुअर्ट कोपलैंड इज 8 टाइम्स ग्रैमी अवार्ड। ड्रमर है ना, वो बहुत ड्रमर हैं, परकशनिस्ट हैं।
तो कुल मिलाकर, और जो ट्रैक मैंने जिसमें गाया है, पैस्टोरल इंडिया उस ट्रैक का नाम है। इट इज़ ऑल अबाउट नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो जो वीडियो भी आप देखेंगे उसमें उसकी नेचर जो ब्यूटी है उसको दर्शाया गया है। हम लोगों का भी उसमें मैं गाते हुए उसमें दिखूंगी, तो दर्शक सब देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो शुरू का आलाप सुनाती हूँ। क्या बात है। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कई सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन जी। आपने वो इंटरनेशनल चीज़ों को लाने के बजाय इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया है, अपनी बिल्कुल। क्लासिकल सिंगिंग को लोगों तक पहुंचाया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपने उनको नहीं बल्कि अपने आप को उन्हें जी। दिया है, तो ये एक अच्छा वो लगा। काफ़ी सारे इंटरनेशनल म्यूज़िक फेस्टिवल में आपने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया, तो उससे जुड़ा कोई वाकया? एक बैलबिक इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, ये एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हाँ है, और एक ये कासल में होता है। इट इज़ अनबिलीवेबल। 3 दिन का फेस्टिवल था और इसमें 1 महीने का हमारा रिहर्सल रोज़ होता था। अच्छा। और उसमें मैंने फोक सॉन्ग गाया था, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट में सिल्क रूट को उन्होंने दर्शाया। तो उसमें चाइना, जो सिल्क रूट कंट्रीज़ हैं, सबके कलाकार थे। तो जब इंडिया पे जहाज़ आके रुकता है तो उसमें एंट्री होती है मेरे, केसरिया बालम पधारो हमारे देश। एंड वी रिकॉर्डेड इट विथ एक अली है, ईरानियन म्यूज़िक डायरेक्टर, वेरी वेरी टैलेंट, ही इज़ अ माइस्ट्रो। उनको वहाँ सब माइस्ट्रो इज़ हियर ऐसे बोलते थे। एंड ही वॉज ट्रूली अ माइस्ट्रो। वो इतनी कूलली बैठ के ना सिर्फ बैठ जाते थे रिकॉर्डिंग में, कुछ भी किसी को बोलते नहीं थे कि आप थोड़ा सा ऐसे गा दीजिए, या आप यहाँ मत बजाइए, या आप ऐसे मत करिए। आमतौर पर म्यूज़िक डायरेक्टर अपना विजन चाहता है अप्लाई करना, मगर वो बैठ जाते थे माइक लगा के सेट करके, और आप लोग करिए जो आपको करना है, जैम अलॉन्ग, ट्रैक हमें दे देते थे। तो इसका रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ, हमने इसको लाइव भी रिहर्सल करा, फिर अल्टीमेटली वो रिकॉर्डेड चलता था एंड वी यूज्ड टू कम, अपने एंट्री पे हम लोग आते थे। तो उस एक्सपीरियंस से मुझे लगा कि भारतीय संगीत जो है, जिसमें फोक भी आता है, क्लासिकल भी आता है, और जिसमें एक जिसे कहते हैं ना, हिंदी भी आता है, हिंदी म्यूज़िक भी आता है, तो तीनों का मिलाकर के जो उसमें रिचनेस है ना, वो एक अलग ही इम्पैक्ट है उसका। हमारी एंट्री की वेट होती थी। अच्छा। ऑन स्टेज भी, ऑफ स्टेज जो कलाकार होते हैं ना, व्हेन आर यू गोइंग टू एंटर, ऐसे होता था। तो वो लगता था देख के कि दे आर वेटिंग कि अभी केसरिया बालम के लिए ये आएगी और फिर गाएगी, शुरू करेगी अपना आलाप करके। और उसमें सितार, सारंगी, तबला और कथक के साथ था आस्था दीक्षित। शी इज़ अ US बेस्ड कथक डांसर, और उन्होंने सारे प्रोजेक्ट को इंडिया, पार्ट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट को लेकर के, तो उसमें आस्था जी ने मुझे अपने साथ में जोड़ा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल से हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें अब दिल कर रहा होगा कि केसरिया आपसे सुन लिया जाए, तो क्यों ना चंद लाइन गुनगुना भी दीजिए। ज़रूर ज़रूर। साजन साजन मैं करूं, और साजन जीव जड़ी, साजन नाम लखों भरे चुड़ला, और बाजू खड़ी केसरियार बालम आओ नी पधारो मारे देश, देश जी पधारो मारे देश, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे
है। शायद यही जो है ना, आपके जो डेप्थ है आवाज़ में, वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो अगला जो मेरा सवाल है कि आपने एक काफ़ी सारे अच्छी अच्छी मूवीज़ की प्लेबैक सिंगिंग भी की है, जिनको फिर नेशनल अवार्ड तक मिला है, जिनमें से एक है पान सिंह तोमर। तो उसके लिए आपको कैसे अप्रोच किया गया, क्या कहानी थी उसके पीछे, और उसके बाद हमें सुनाइएगा भी वो गीत थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। इस फिल्म के जो कंपोज़र हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अभिषेक रे, उनके साथ कई सालों तक मैंने एड जिंगल्स बहुत बहुत रिकॉर्डिंग्स किए हैं हमने। अच्छा। तो एक बार उन्हीं का कॉल आया, अभिषेक का, कि कहाँ हो अभी अभी कहाँ हो? मैंने कहा बताया। कह रहे कि आप आइए, बिल्कुल 1 घंटे का मार्जिन मुझे मिला कि आप अभी आ जाइए जितना जल्दी हो। तिग्मांशु धुलिया इज़ हियर इन द स्टूडियो। सो तिग्मांशु उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं। ही सेड ही इज़ इन द स्टूडियो, आप आओ, एक फोक सॉन्ग हमें करना है आपका रिकॉर्ड। अच्छा, दिल्ली में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आती हूँ। तो मैं गई एंड तिग्मांशु हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड सिंगर। अच्छा। बहुत अच्छा गाते भी हैं वो, बिकॉज NSD थिएटर में हर तरह का आर्ट फॉर्म का उनको ट्रेनिंग मिलती है। अगर गा नहीं सकते तो उनको सुनने का कान है, वो क्लासिकल म्यूज़िक भी बहुत अच्छा सुनते हैं। तो ही एक्सीलेंट नैक फॉर म्यूज़िक, और गाते भी बहुत अच्छा है तिग्मांशु धुलिया। तो मुझे बोला गया कि ये चंबल के साइड का फोक है, और बस आप इसको जितना खुला गला हो उससे भी ज़्यादा खोल के गाइए। अच्छा। सो आई सेड अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ, आप मुझे लिरिक्स दीजिए। तो वो गीत है, तो ऐसे है। ओरे बनवासी रे घर आओ, रे पियरा घर आओ, तिल तिल खाबे बिरहा। तो ये जो खाबे आया ना, तो खावे लिखा हुआ था, तो मैंने कहा तिल तिल खावे। बोला रुक जाओ इसे आप एक बार इधर आइए। कंट्रोल रूम मुझे बुलाया, कह रहे कि आप पहले अपना डायलेक्ट को सही करिए, कैसे करना है। तो इसमें खाबे आएगा, तपेरे तपाबे जियरा, चुहुक लगावे हियरा, सेज सुनी रे सुने घर अंगना, आवो घर आवो रे ओ चंदा, ले अब लो घर आवो, तपेरे तपाबे हियरा, चुहुक लगावे मनवा, सेज सुनी रे सुने घर अंगना। क्या बात है। और किस तरह से आपकी जो गायकी है, यूजुअली हम देखते हैं उसमें एक सॉफ्ट टच रहता है, और फोक के लिए आपने बिल्कुल एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गए। उनको रॉ चाहिए था, क्योंकि मुझे उन्होंने पूरा जो थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बैकग्राउंड बताया कि कैसे जो नायिका है वो अब उनका इंतज़ार कर रही है नायक का, और वो आ गए हैं, यू नो, एंड शी इज़, इट्स हर यर्निंग, इट्स हर लॉन्गिंग। तो आपको उसको फील करके बिल्कुल आ रहा है एकदम, मतलब गूज़बम्स आ गए मुझे तो सुन के ये सॉन्ग। बहुत अच्छा। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी लिसन अमाया, उसके लिए भी आपने सिंगिंग की है। तो बिल्कुल, वो एक बहुत ही स्वीट मेमोरीज़ वाली फ़िल्म है मेरे लिए, बड़ी स्पेशल फ़िल्म है वो भी। उसकी भी रिकॉर्डिंग यही दिल्ली में हुई। इंद्रनील हरिहरन जो कि बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोज़र हैं,
वैसे ही उनके साथ भी बहुत मैंने जिंगल्स रिकॉर्ड किए हैं। और उनकी पत्नी पूनम हरिहरन, जिन्होंने इस फिल्म के सारे लिरिक्स, सॉन्ग लिखे लिरिक्स हैं। उन्होंने लिखे हैं। बहुत ही खूबसूरत लिरिसिस्ट हैं वो। मैं अभी पोएट्री अगर उसमें से कुछ गाऊंगी तो वो लगेगा कि ये यूजुअल ऐसा गीत आम तौर पर हम नहीं सुनते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फिल्म ऑल्सो, कॉन्सेप्ट ऑल्सो, और उनकी जो राइटिंग है वो भी बहुत अच्छी है लिरिक्स की। तो इंद्रनील हरिहरन ने मुझे बुलाया, एंड अविनाश जी, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, वाज आल्सो देयर। थोड़ा बहुत क्रू भी था। यही शिवालिक में स्टूडियो में हमने रिकॉर्ड किया उसको। तो मुझे बोला गया कि एक कैरेक्टर आपको थोड़ा सा एजड कैरेक्टर के लिए गाना है, तो वो दीप्ति नवल जी के लिए गाना था, प्लेबैक सिंगिंग गाना था। फारूक शेख, दीप्ति नवल। जी, तो उसमें एक गाना दीप्ति नवल के लिए मुझे गाना था, और दूसरा जो था वो स्वरा भास्कर के लिए गाना था। दो अलग एज तो ग्रुप दो के लिए। कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज एंड कैरेक्टर वाइज, एज वाइज ऑल्सो। तो जो मिसेस के, क्योंकि उनको फिल्म में बोला जाता था दीप्ति नवल जी को, उसमें जो यंगस्टर्स जो कॉलेज गोइंग हैं उनकी आवाज़ भी मैंने ही गाई। अच्छा। तो उसमें भी मैंने गाया। और जैसे वो आते ना, हे मिसेस के, there's some magic in your coffee today, hey मिसेस के, there's some magic in your coffee today। तो ये लाइंस जो थी वो बच्चे गा रहे हैं मिसेस के लिए। तो मिसेस के क्या गा रही है, हाँ जान लो ये दिल अनजाना है, कॉफ़ी का तो बस एक बहाना है, कॉफ़ी का तो बस एक बहाना है। तो उसमें एक मेलोडिक टच जो था वो थोड़ा सा कोशिश करी उसको अलग करने की। और एक दूसरा गाना है इसका, मन की पतंग। वो तो मैं अपने लिसनर्स को, हमारे लिसनर्स को बोलूँगी ज़रूर उसको एक बार गाने को सुने अगर नहीं सुना है। इट इज़ अबाउट डीप एस्पिरेशंस, कैसे आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। एंड इट गोज समथिंग लाइक दिस। अगर आप कहें तो मैं उसकी 2 लाइन प्लीज, मैं रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ। मन की पतंगों में सपनों के धागे, कुछ यूं ले चले जिंदगी आगे आगे। हाँ मन की पतंगों में सपनों के धागे, कुछ यूं ले चले जिंदगी आगे आगे। क्या बात है। वाओ, आज सच में बड़ा मज़ा आ रहा है, एक के बाद एक इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं आपने। अच्छा, एक और फिल्म थी रब्बा मैं क्या करूं, उसके लिए भी आपने सिंगिंग की है। उसके लिए मैंने सिंगिंग की, और वो एक बड़ा ही, जैसे बोलते हैं ना, एक इंस्टेंट कॉल फ्रॉम बॉलीवुड ऐसे था। आपके सारे ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हुए, बस कॉल आया और काम शुरू। क्योंकि बड़ी जो बोलते हैं ना, कई बार कुछ यादगार चीज़ें बड़ी सहजता से होती है। अगर उसमें कई बार बहुत ज़्यादा एफर्ट करते तो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मोस्टली आते हैं, मगर कई बार अनएक्सपेक्टेड रहता है। तो यही थ्रिल भी है बीइंग एन आर्टिस्ट। मुझे लगता है हर आर्ट फॉर्म में जो अनकन्वेंशनल फील्ड्स में है उनको यही थ्रिल है कि तो ऐसे सलीम के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिला। सलीम सुलेमान जो बहुत अच्छे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं। एक बार उनका यहाँ दिल्ली में शो था और उनका नॉन स्टॉप टूरिंग चल रहा था। उदयपुर से दिल्ली आए थे वो लोग। अच्छा। तो जो उनकी फीमेल वोकलिस्ट थी, उनको बहुत ठंड लग गई थी। उदयपुर से वो पूरा ठंड लेके आई थी, तो इतनी बुरी हालत उनकी हो गई कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बहुत हालत ऐसा हो गया था, फीवर बहुत तेज़। तो मुझे शो वाले दिन सलीम का कॉल आया कि हम आपके शहर में हैं, आज हमारा शो है, वी वुड वांट यू टू कम एंड सिंग विद अस। तो आई सेड आई विल कम, नो वरीज, आई जस्ट कैंसल्ड एवरीथिंग, आई सेड आई विल गो। तो यहाँ ले मेरिडियन में उनका एक शो प्लान किया गया था, तो वहाँ जाके वहीं उन्होंने मुझे गानों की लिस्ट दी। अच्छा। एक उनके जो म्यूज़िक अरेंजर हैं, जो कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको मेरे साथ बिठाया, मुझे पोर्शंस अपने अपने उन्होंने बताए, ये आपने गाना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, नो रिहर्सल्स, नथिंग। ठीक है। सो आई क्रॉस्ड माई फिंगर्स, साउंड चेक 2-5 मिनट का मेरा साउंड चेक हुआ, बैंड का साउंड चेक सब हो चुका था।
मतलब मान लीजिए 6:30 बजे का शो था, मुझे 1 बजे कॉल आया और मैं 3 साढ़े 3 बजे गई। हमारी एक सिटिंग हुई, 5 मिनट का साउंड चेक हुआ। ही सेड आप जस्ट गेट रेडी एंड कम। तो बस आए, गाया, बहुत अच्छा शो हो गया। अगले दिन मुझे सलीम का कॉल आया 2-3 दिन के बाद कि ये गाना करना है आपके लिए, एक फिल्म का सॉन्ग हमने सोचा अच्छा, है। उनको पसंद आ गई उनको गायकी, मज़ा आया, हम हाँ। सबको ही बहुत अच्छा लगा। तो ये से ऐसे ऐसे एक फिल्म के लिए हम गाना कंपोज कर रहे थे, तो हमें अच्छा लगेगा आप उसको गाएं। तो अमिताभ भट्टाचार्य ने उनके इसके गीत के लिरिक्स लिखे हैं। बेनी दयाल ने बेनी भी गाया दयाल ना? ने भी उसमें गाया है। राज पंडित जो सलीम के अंडर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी। ही इज़ ऑल्सो संग। तो राज पंडित ऐसा गाते हैं कि बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त, फाइनल एक जैसा ओरिजिनल सॉन्ग आप सुन रहे हो ना, वैसा अच्छा। गाना। तो मैंने आई जस्ट बुक माई टिकट। अगले दिन मैं बॉम्बे, बोला कि अभी अगर आप अभी आ सकते हो। मैं कहा मैं रात को 11-12 बजे नहीं आ सकती, मैं कल आती हूँ। और मैं थी भी नहीं बॉम्बे हाँ। में, मैं दिल्ली में ही थी। तो हाँ। मैंने अगले दिन का बुकिंग किया। आई वेंट, ही सेड कि राज आपको मिलेंगे, आप आइए और रिकॉर्ड कीजिए। मैंने गाना सुन के यही सोचा कि अब मैं इसको कैसे गाऊं, ये तो ऑलरेडी इतना अच्छा गाया हुआ है। अच्छा। तो उसमें आलाप आ रहा था बीच में, हाय रब्बा रब्बा, ऐसे आ रहा था। तो गाया, वो जो गीत था वो मैंने गाया किसी तरह से, गा के लगा अच्छा। गाते 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 मैंने आलाप पकड़ लिया, एक रब्बा। अच्छा, वो आलाप पूरी फिल्म में उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर में वाओ। उसको लगा दिया। तो वो उसी समय क्रिएट किया। मुझे उस चीज़ से एक इंस्पिरेशन मिली कि अगर विधि इस ट्रैक को गा रही है तो विधि का क्या इसमें इनपुट Contribution, जाएगा। हाँ। राज पंडित कायम है, बेनी दयाल अपनी जगह कायम है, हाँ। तो विधि कहाँ नजर आ रही है। तो विधि ने ऐसा आलाप लिया कि तो पूरे फिल्म में विधि यूज ने किया। कोशिश करी, एक ट्राई मारा, क्योंकि वो मेल स्केल पे था गाना। और मेरा पोर्शन गाना में बहुत आगे चल के आता है। पहले मेल्स सारे अपना बहुत अच्छा अच्छा उसमें गा रहे हैं, बहुत लेट मेरा उसमें गाना गीत आता है, मगर फिर जब आता है फिर एंड तक मैं उसमें आलाप कर रही हूँ। तो वो आलाप उनको इतना पसंद आया। हाँ। और वो एक मेरे लिए बहुत सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहता है। मुझे लगता है कि मेरा एक ऐसा एफर्ट है, एक जैसे बोलते हैं ना, एक तुच्छ सा मैं कुछ करूं और अगर उसको जो है प्यार मिले, तो वही मेरी, मुझे लगता है बहुत छोटी सी ही सही एक उपलब्धि है। क्या बात है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म बुनकर की है आपने, जी, उसके लिए भी सिंगिंग जी, की जी, है। जी। तो उससे कितने अलग अलग तरह के वाकया आप बता रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सुन के। तो वो उसके बारे में भी बताइए। ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है लास्ट जनरेशन ऑफ बनारस के वीवर्स पर। लास्ट ही रह गई है अभी वो जनरेशन। तो सत्य प्रकाश जी जो इसके डायरेक्टर हैं, बॉम्बे बेस्ड हैं, यहाँ पे उनके दिल्ली में फ्रेंड्स हैं। तो मेरे ख्याल अंकित है उनका नाम, जो म्यूज़िक का सारा इस फिल्म का जिन्होंने देखा, मेरे यहाँ पे दोस्त हैं सिद्धांत। तो उनके पास कॉल आया, ऐसे ऐसे हम एक गाना करना चाहते हैं, कबीर का गाना है, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। तो वो गीत हमें करना है। तो मैं सबकी फेवरेट हूँ तब से। मुझे इस बात का बहुत खुशी है। अदरवाइज़ बहुत अच्छे, बहुत टैलेंट्स हैं हमारे यहाँ पे। मुझे खुद बहुत इंस्पायरिंग लगता है देख के कि लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट तो सिड कॉल्ड मी, ही सेड ऐसा ऐसा एक गाना करना है। सिड ओके, आई विल कम। तो उसमें झीनी झीनी बीनी रे चदरिया पंच लाइन उन्होंने लिया, बाकी लिरिक्स उन्होंने वीवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो वो ऐसे ही गाना था और उसको गाया तो मुझे खुद ही लगा, झीनी 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 बीनी चदरिया, झीनी 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 बीनी चदरिया। तो ऐसे करके वो गाना था। तो उसमें एक तरह से एक दर्द था। अच्छा, वीवर्स का जो दर्द है खत्म कि हो वो रहा है, दिन रात मेहनत एक ही चादर को लेके वो
कितना उसके पीछे। तो बनारस में करीब सत्य प्रकाश जो इसके डायरेक्टर है, 5 साल उन्होंने बनारस में बिताए। अच्छा। फिर कबीर पर मैंने खुद भी काम किया। हाँ, वही मैं अगला सवाल वही कही थी कि कबीर पे भी आपने एक एल्बम एल्बम किया बनाई है। कबीर पुष्पांजलि के नाम से। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि हमारे संतों ने कितना वैरायटी दिया है साहित्य में। जहाँ एक और सूफी रचना कही, वहाँ एक और बड़ी ही भक्ति रस की रचना आई, वही एक और एक प्रश्न मात्र रचना आई, जैसे तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता तू जागत रहियो तू जाता है सोई रे, मैं कहता आखिन की देखी तू जाता कागद की लेखी। तो मुझे लगता है कबीर है या मीरा है, ये 2 संत ऐसे हैं, एंड तुलसीदास जी, ऑफ कोर्स, तुलसीदास, सूरदास, इन सभी ने संतों ने हमें ऐसी ऐसी रचनाएं दी हैं कि अगर एक रचना को भी मैं देखूं तो अलग अलग थीम्स पर है और हर पर्सपेक्टिव आपको हर पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। तो कबीर पर हमने 8 कॉम्पोजिशंस किए। अच्छा। उसमें से एक जीनी जीनी था, तो वो मैंने कंपोज किया, उसको कंपोज करके गाया। उसकी कुछ लाइनें मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगी बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। कॉम्पोजिशन की, और फिर उसके बाद की कहानी बताती हूँ। झीनी 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 बिनी रे चदरिया, झीनी झीनी बिनी रे चदरिया, झीनी 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 झीनी। क्या बात है। तो ये जब गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ, इसके बाद मैंने सत्य प्रकाश को कॉल किया। अच्छा। और सोचा कि इसका वीडियो बनाया जाए। इस गाने को मुझे दिखा, मैंने इसको देखते देखते कंपोज किया, विजुअलाइज किया। तो मैंने कहा क्योंकि आप सत्या से जब मेरी बात हुई, मैंने कहा आपने 5 साल बनारस में बिताया है, वीवर्स के साथ ही बिताया है, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई होगा जो इनका इसका वीडियो कॉन्सेप्चुलाइज कर सके। और उन्होंने बाखूबी बनारस में हम लोगों ने 2.5 दिन इस गीत को भजन को शूट किया। बनारस के घाट, कबीर चौरा, रामबाग पैलेस, मतलब यू नेम इट, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन। मेरा दिल करने लगा बनारस जाने का। तो वो इस तरह से हुआ। और इस गाने का एक अलग ही रंग है। मैं लाइव कॉन्सर्ट भी करती हूँ, तो मेरे पास जीनी जीनी की फरमाइश इसकी ज़रूर आती है। तो ये गाना हुआ। इसके बाद एक घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे। अच्छा। तो एक ये सूफियाना, ये कव्वाली स्टाइल है। तो ये 8 भजनों का संग्रह है कबीर पुष्पांजलि, और इसमें आपको कबीर के अलग अलग कलर्स देखने सुनने को मिलेंगे। वाह। तो आपने कव्वाली फॉर्म में भी गाया है, सूफियाना भी गाया है, गज़ल भी गाई हैं, भजन भी गाए हैं, प्लेबैक सिंगिंग भी की है, क्लासिकल भी किया है। आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा है? ये ना सबसे मुश्किल सवाल है। आपको अपनी आँखें अच्छी लगती है या आपको अपना कान अच्छा लगता है? तो मुझे संगीत से बहुत प्रेम है, और मेरे लिए ये एक कैटेगरी में नहीं बटा हुआ। जैसे अगर आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक मैं कहूँ, तो आशा भोसले जी एक ऐसी सिंगर है जिनको मैं बड़ा क्लोजली फॉलो करती हूँ, और उनके गाने आप बड़े अच्छे गाती भी हैं। उनके गाने गाना तो बहुत मुश्किल काम है, मैं सिर्फ प्रयास कर सकती हूँ। मगर जैसे होता है ना कि अरे ये तो गज़ल ही गाती हैं, गज़ल में ही इनकी मास्टरी है। अभी एक बड़ा मज़ेदार किस्सा आपको बताती हूँ। अभी आजकल छठ का सेलिब्रेशन चल रहा है। अभी भी मैं वहाँ यमुना घाट से ही आ रही हूँ आपके पास। अच्छा। मैंने कभी जीवन में छठ गीत नहीं गाए हैं। हाँ। और ये कार्यक्रम, मुझे 2 दिन पहले इसका कॉल आया कि विधि जी ऐसे ऐसे है, हमें आपकी आवश्यकता है, आप भजन तो गाते हैं, छठी मैया के ही गाने हैं, तो आप गाएंगी? मैंने कहा मैं बिल्कुल गाऊंगी।
नहीं सोचा कि ये भोजपुरी है, ये तो भाषा ही अलग है, कभी गाया नहीं है। गाया है मगर ऐसे लाइव परफॉर्म करना, एक हाँ। गाना 1 मिनट का या 30 सेकंड की रील में गाना और उसको आपको Live। 1.5 घंटा लाइव गाना, हाँ। दोनों बातों में बड़ा ज़मीन आसमान का एक अंतर है। लाइव ऑडियंस हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग थे, बिहार के ही थे सारे। तो आज सुबह, कल शाम की मेरी सनसेट के टाइम प्रस्तुति थी, अच्छा। 1.5 घंटे और आज की, सुबह और आज सुबह सनराइज के टाइम की मुझे समय दिया गया कि वासुदेव घाट जो मेन घाट है वहाँ पर आपको गाना है। कल शाम को रेखा गुप्ता जी जो सीएम है, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री, और कपिल मिश्रा जी जो संस्कृति मंत्री हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। उन्होंने 2-4 मिनट बैठ के मुझे सुना, हालांकि सब बहुत सारा आवाजाही हो रही थी, उसमें भी उन्होंने बैठ के मुझे सुना। मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत आशीर्वाद मुझे मिला। तो आज जब सुबह ख़त्म हुआ तो मुझसे पूछा कि आप बिहार के कौन से क्षेत्र से हैं? अच्छा, इतना अच्छा आपने उनका डायलेक्ट। तो मैंने सिर्फ प्रणाम किया और मुझे लगा कि हाँ, अगर ये किरदार मैं निभा सकती हूँ तो मैं जीवन में कुछ तो आशीर्वाद है, बना हुआ है माँ का। और छठी मैया की इतनी कृपा रही कि मेरे साथ बैठे हुए लोग जो बजा रहे थे, हमने फर्स्ट टाइम डायरेक्टली ऑन स्टेज परफॉर्म किया। नो रिहर्सल्स, लिंक्स ज़रूर मैंने उनको गीतों के भेज दिए थे, भैया गीत सुन के आइएगा आप लोग। और वही गीत मैंने भी दिन रात एक किया उसको करने में, और फिर गाया। तो उन्होंने आज पूछा कि आप बिहार के कौन से क्षेत्र से हैं, तो मैंने कहा आपने ये पूछ लिया तो ये सवाल ही मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। और तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे लगता है कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, एक इसी बहाने आपको एक नया स्टाइल ऑफ सिंगिंग गाने को मिला और खुद को पता चलता है कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, ये कर सकते वैसे शायद हैं। आप राजस्थान से हैं? नहीं, मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, आप born- दिल्ली से मैं हैं। भारत की बेटी हूँ। भारत की बेटी। क्योंकि जो मेरी भोर भई अम्बे माँ की जो आरती है, जिसको बहुत सारे मेरे ख्याल 5 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं व्यूज़, उसको इतना प्यार मिला तो कई लोग बोलते हैं आप जम्मू की हैं। हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जम्मू की ना हो। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मैं जहाँ का भी संगीत का मैं थोड़ा बहुत अंश अगर दे सकूँ, अपने श्रोताओं तक पहुँचा सकूँ, उनके दिलों तक अगर पहुँच सकूँ, तो मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तो भोर भय की भी कुछ चंद लाइनें हो जाए। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय माँ, हे दरबारा वाली आरती जय माँ। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच भाती मंदिर विच आरती जय माँ, सूहे चोलिया वाली आरती जय माँ। समझ में आ गया करोड़ों व्यूज के बारे। बहुत ही सोलफुल सिंगिंग है आपकी। अच्छा, आप मिली हैं जगजीत सिंह जी से और कैलाश खेर जी से और अनूप जलोटा जी तो आपके मेंटोर ही हैं, तो इन सब से जुड़ा कोई वाकया बताइए, कुछ बताइए इनके बारे में। बिल्कुल। इनसे क्या सीखने को मिला? ये बहुत साल पुरानी बात है, करीब 10 साल से ऊपर हो गया है। मुझे अनूप जलोटा जी जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने एक बार कॉल करके मुझे कहा कि ऐसा ऐसा एक टैलेंट हंट है, भक्ति की आवाज़, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें अपनी एंट्री भेजो। उस टाइम पे सीडीज़ लोग भेजते थे, ऐसा था, बाय पोस्ट। तो अपना गाना भजन रिकॉर्ड करके सीडी में भेजते हैं। तो वहाँ पे जो ये कमेटी के सदस्य हैं, जजेस हैं, उन्होंने सिलेक्ट किया टॉप 10 सिंगर्स को उस सीडीज़ के बेसिस पे। अच्छा। तो यहाँ पर सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में
जी टीवी ने इस पूरे एपिसोड को, इट वाज अ वन सिंगल एपिसोड, टैलेंट हंट, भक्ति की अच्छा। आवाज़ ऐसे है। और ये सुरेंद्र कपूर जी जो अभी जो संजय कपूर जिनकी डेथ हुई है, हाँ, हाँ, हाँ। संजय जी के पिताजी सुरेंद्र ओह, कपूर जी, वो अच्छा। अपनी मदर के मेमोरी में हर साल ऐसे भजन का कंपटीशन कराया करते थे। तो उस टाइम पे, उस दौरान उन्होंने सोचा कि इसको हम और बड़ा कुछ, वी मस्ट टेक इट टू अ हायर लेवल। तो जी टीवी से बात करके कोलैबोरेट किया गया कि जी टीवी इसको कवर करेगा। बॉम्बे से म्यूजिशियंस आए, कैलाश जी, जगजीत सिंह जी और सुधा मल्होत्रा जी, सबको जजेस को बिठाया गया। और सिटी फोर्ट की ऑडियंस उस समय में मीडिया के टॉप के जेंट्री, मतलब ऐसे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, मीडिया पर्सनालिटीज़, सेलिब्रिटीज़, एवरीवन वाज देयर। सिटी फोर्ट वाज जैम पैक्ड। तो 10 कंटेस्टेंट्स और हमें गाना था, एक एक भजन गाना था, उसके बाद वो जजेस का कमेंट्स आना अच्छा। था, ऐसे था। तुरंत ही आना। तुरंत वही पूरी ऑडियंस के सामने मैं बोल रही हूँ तो मेरा दिल बहुत जोर से अभी भी धड़क रहा है। हाँ। तो उस समय तो आप सोच ही सकते हैं। तो विंग्स में मैं खड़ी हुई थी और मेरे से पहले जिसने कंटेस्टेंट ने गाया तो जगजीत सिंह जी वाज अ टास्क मास्टर, बहुत स्ट्रिक्ट थे, ही वाज नोन फॉर दैट। बहुत जितना ह्यूमरस वो थे, उतनी उनकी एक गंभीर पर्सनालिटी साइड भी थी। किनसे सीखा है, ऐसे अच्छा। पूछा किनसे सीखा है, मैंने इनसे सीखा। कुछ और बंदिश सुनाओ। बंदिश, मैंने कहा मैं तो गई, इसके बाद तो मेरा ही नंबर है। एकदम। तो बस वो गाया, तो गाते ही जो पहला कमेंट जगजीत जी का था कि तुम सच्चा गाती हो, तुम्हारे गाने में सच्चाई है। अब मुझे नहीं पता कि वो उस बात का मतलब मैं आज भी समझ पाई हूँ या नहीं, कोशिश मैं यही करती हूँ। मगर वो कमेंट, एक बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बोली, कई चीज़ें, क्योंकि उस समय हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स होता है। तो ये बात जो थी, ये मेरे साथ आजीवन रहेगी कि तुम अभी भी सच्चा गाती हो। आपके सिंगिंग में ना बनावट नहीं है, आप कुछ भी बना नहीं रहे हैं, जो है वो शायद दिल से आ रहा है। तो वो इसीलिए एक वो- कोशिश है। और मुझे लगता है कि ये तो बड़ा ज़रूरी है, इसके बिना तो गाना गाना ही नहीं है। या कोई भी काम हम करते हैं तो हमारा ही सेल्फ एक्सटेंशन, एक सेल्फ एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर उसमें बनावट है तो वो हम कहाँ से कर रहे हैं। सही बात है। तो ये था, कैलाश जी ने भी बोला, सुधा जी ने बोला। तब तक तो मुझे ये था, क्योंकि वो जितने कंटेस्टेंट्स आए थे उनमें से कुछ इंडियन आइडल से पास आउट थे, कुछ सारेगामा से पास आउट थे। तो वो बिल्कुल जैसे तैयार थे, होते हैं ना कि हम आने दो, जो लेकिन सिचुएशन। बनावट आ चुकी होगी, ये भी शायद हो सकता है, क्योंकि भक्ति की आवाज में जब भक्ति होती है तो उसमें सरेंडर होता है। राइट। तो भजन में मैं कोई बनावट सरेंडर नहीं कर चलती। चुकी थी कि मैं मुझे आप माफ कर दीजिए, क्योंकि वो इतने गुणीजन है, हम क्या उनके सामने गाएंगे। तो वो गाया और उसके बाद फिर ये आया, तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, बोला तो है, मगर पता नहीं। तो उसमें से टॉप 4 सिलेक्ट हुए। टॉप 4 में मेरा नंबर आ गया। मैंने कहा अरे मैंने तो तैयारी नहीं करी, अब मैं क्या गाऊँ। क्योंकि बाकी सब ने 2-2 अपने भजन तैयार कर, हम नेक्स्ट लेवल पे सिलेक्ट होंगे तो हम ये वाला भजन गाएंगे। और मैं इतना प्रिपरेशन में नहीं करके आई थी, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। शायद मैं कंपटीशन में थी ही नहीं। और बस फिर वो जब अंतिम चरण का राउंड हमने खेला, तो फिर उसके बाद जब विनर का नाम अनाउंस हुआ, टॉप 4 में एक ही विनर, अच्छा। मेरा नाम उसमें अनाउंस किया गया, तो मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। वो नाम अनाउंस होते ही जो पटाखा फूटते हैं ना, मैं देखे तो मैं होश में आई हूँ। वो जब पटाखे जब वो ब्लास्ट हुए तो शायद मैं इसीलिए एकदम करते ऐसे होंगे। हाँ कि हाँ होश में आ जाए। तो वो हुआ। अच्छा, तो उसमें एक कार मुझे गिफ्ट में मिली। अच्छा। अनूप जी के साथ एक एल्बम कॉन्ट्रैक्ट मिला, ट्रॉफी मिली, और उसमें करिश्मा कपूर जी भी थे जिन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। एंड सुरेंद्र कपूर जी की सारी फैमिली थी, और बहुत अच्छे से अनूप जी भी थे, सबने मुझे ब्लेस किया। फिर अनूप जी ने कहा अब तुम मुंबई आ जाओ। तो मैंने कहा मैं बॉम्बे आती जाती रहूँगी, आऊँगी काम करूँगी और फिर वापस अपने, क्योंकि दिल्ली में दिल है। और मुझे शुरू से बॉम्बे गई, काफ़ी समय वहाँ भी मैंने बिताया, काफ़ी लोगों के साथ जान पहचान है, काफ़ी अच्छे अंकित तिवारी हैं, जिगर है, सचिन जिगर में से सबके साथ कुछ काम किया हुआ है।
मगर जैसे आप कह रहे हैं ना कि अलग अलग काम आपने किया, तो वो दिल्ली की ही देन है। वो शायद बॉम्बे में होती तो शायद प्लेबैक सिंगिंग ही करते फिर फिर प्लेबैक सिंगिंग ही होता। अच्छा, तो अच्छा, आप ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड भी जी, आपको मिला है, जी। तो वो कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ उसके पीछे? ये कर्श काले एक यूएस बेस्ड आर्टिस्ट हैं एंड ही इज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, और वो कुछ ना कुछ म्यूज़िक एल्बम हर साल काम करते रहते हैं। तो एक म्यूज़िक हम लोग मैं लाइव बहुत इनके साथ कोलैबोरेट करती हूँ। मिडीवल पंडित्स हैं, कर्श काले हैं, तो दे बोथ ऑफ देम टुगेदर दे परफॉर्म। तो जब लाइव सेट ये लोग करते हैं, वैसे डीजे के साथ पूरा चलता है, तो जब लाइव सेट होता है तो उसमें वोकल्स पे आते हैं, फ्लूट रहती है, तो ऐसे होता है। तो कर्श काले एक एल्बम पे काम कर रहे थे, तो मुझे बुलाया गया कि ऐसे ऐसे एक ट्रैक है, आप इसको सुनिए। तो मैंने सुना, अब आप इस पे कुछ गा दीजिए। तो ऐसे था। बड़ा कम चांस मिलता है आपको प्रैक्टिस करने का। वो घर से रियाज ही करके आना लोगों पड़ता को आपके टैलेंट पे पूरा भरोसा है। बट हाँ, यही चैलेंज है, यही थ्रिल है, और मुझे लगता है कि एक क्रिएटिव प्रोसेस में कुछ अलग निकल के आता है। शायद वो प्री प्लान्ड में नहीं इतना हो पाता। तो बस फिर वो ट्रैक सुना तो उसमें लगा अच्छा ऐसा कुछ गाऊं और शब्द लिखे, ऐसा कुछ गाना आना चाहिए इसमें। तो पिया बिन नाही चैन आवे, पिया बिन नाही चैन आवे, काहे तरसाए सुध बिसराए, काहे तरसाए सुध बिसराए, पिया बिन नाही चैन आवे। और ये आपने तभी क्रिएट कर दिया। तो वो उस जो उनके मेलोडिक अरेंजमेंट्स थे, उस पे ये सिंपल सी लाइंस है, मगर वो एक उसका एक अलग इम्पैक्ट बन निकल के आया। फिर उसमें एक और ट्रैक उन्होंने बोला, हम एक और ट्रैक सुनाते हैं आपको, इसमें भी अगर आपको कुछ आइडिया आए तो आप गाइए। सो फिर उसमें अलग कुछ गाया। तो सिनेमा में जो टाइटल ट्रैक है सिनेमा और जॉय, तो इस एल्बम में 2 ट्रैक्स मैंने गाए, और इसमें उस्ताद जाकिर हुसैन पद्म भूषण उस्ताद सुल्तान खान साहब, कई दिग्गज कलाकारों ने, पंडित अजय प्रसन्ना जी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एल्बम, मिडीवल पंडित्स तो हैं ही हैं, आई थिंक अनुष्का शंकर भी ने भी इसमें बजाया है। तो एक पूरा सिनेमा जिसे बोलते हैं, जो सजेस्ट करता है ना वर्ड अपने आप में, तो इट इज़ एज मैजेस्टिक एज सिनेमा। कहाँ देख सकते हैं ये? है ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, हर ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे ये एल्बम अवेलेबल है। मैं देखती हूँ, फिर यही नहीं देखा है मैंने। अच्छा, आप यंग जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए क्या कर रहे हैं कि वो भी क्लासिकल म्यूज़िक से जुड़ें और कुछ करें? मैं यंग जनरेशन को यही कहूँगी कि बहुत मुश्किल है आपका ये जो आजकल का दौर है ना, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, तो जो भी आप परस्यू करें उसको पूरा सीख कर करें। अपने आप को थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें उस चीज़ को निखारने का, नहीं तो वो आधा अधूरा जब रह जाता है ना, वो कहीं ना कहीं जाके एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। तो इसलिए जितना हो सके, जितना आपको सीखने को मिले, क्योंकि डेफिनेटली सीखने की एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद ना सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस टाइम पे दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू फोकस ऑन लर्निंग। तो यंग जनरेशन से ये कहूँगी, आप किसी भी फील्ड में आप जाइए, म्यूज़िक में तो बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता है, सीखना तो पड़ता है। ये जो बोलता है ना हमने कहीं से कुछ नहीं सीखा और बहुत अच्छा गा रहे हैं, झूठ बोलते हैं वो। इट्स आई मीन झूठ तो नहीं बोलूँगी मैं, इतना बड़ा शब्द नहीं बोलूँगी, हाँ, मगर एक यू नो एनवियस फील कराने के लिए बोल दूँगी, बिना सीखे हम ऐसा गा सकते तो सीखते तो क्या होता। मगर ऐसा नहीं है, वो डेफिनेटली शायद पिछले जन्म का सीखा हुआ उनके गले में होगा, तो बिना सीखे नहीं होता। वो रियाज है, प्रैक्टिस है, और ये नहीं है कि 5 मिनट टाइम पता है ना चले कि अभी सुबह बैठे थे रे शाम कब हो गई, ये रियाज। अनूप जलोटा जी हमारे जो मेंटर है,
उनसे पूछा गया आप रियाज़ के लिए कब समय निकालते हैं, तो उन्होंने आज भी 50 साल हो गया उनको गाते हुए, वो बोलते हैं मैं सारा काम का समय निकालता हूँ अपने रियाज़ में से। अच्छा, बाकी मैं सारा वैसे रियाज़ रियाज़ी करता हूँ उसके और बीच काम में करने कुछ के लिए मैं समय निकालता हूँ। वाह, तो मैं उनसे सीखती हूँ और मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है कि रियाज़ में से और काम करने का समय निकाल पाना तो होना ये चाहिए। इसीलिए 50 साल गा रहे हैं। जितना टाइम आप अपने आप को देंगे उतना लंबे तक आपकी लॉन्गेविटी बढ़ेगी काम करने की, स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने की, क्योंकि सिर्फ गाना ही गाना नहीं है, सिचुएशंस भी मिलेंगे आपको, लोग भी मिलेंगे आपको, चैलेंजेस भी मिलेंगे। ये जो माइक है ना, इसके साथ एक आपकी कमिटमेंट है। ये आपको राइट, देख रहा है कि ये गाएगी या नहीं गा सकती, ये गा पाएगी या नहीं, तो इसको आपको डिसअपॉइंट नहीं करना है। सो फॉर द सेक ऑफ दिस यू हैव टू बी कमिटेड टू दिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट राइट, जो आपको दुनिया तक पहुंचा रहा है। सही बात है। अच्छा, आपका कोई बैंड भी? जी जी, हमारा एक बैंड है सीक्रेट वेपन करके। दो हम अपने बैंड को लेके बहुत ज़्यादा अभी समय नहीं कर रहे हैं, मगर हाँ बहुत अच्छे अच्छे हमने कुछ ट्रैक्स उसमें बनाए हैं। ये मेरा और पंडित अजय प्रसन्ना जी, हम दोनों ने मिलके इस बैंड को बनाया है। अजय जी इज़ अ ग्लोबल आर्टिस्ट, इंटरनेशनली स्टिंग, एलिशिया कीज सबके साथ कोलैबोरेट उन्होंने किया है और 3 टाइम्स ग्रैमी अवार्ड नॉमिनेटेड वाह, भी हैं बांसुरी और वादक भी है ना? बांसुरी वादक हैं, टॉप ग्रेड हैं आकाशवाणी के कंपोज़र। तो सॉरी, टॉप ग्रेड एज अ फ्लूट प्लेयर। एंड हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट करते हैं, तो हमें लगा कि कुछ एक कॉमन एक बैंड बनाया जाए जिसके ज़रिए हम अपनी कुछ क्रिएशंस निकाल सके। तो हमारा जो टाइटल ट्रैक है सीक्रेट वेपन, दैट इज़ बेस्ड ऑन अरबिक फोक म्यूज़िक। वाओ, बहुत अलग सा कॉन्सेप्ट है। बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। आप सीक्रेट वेपन का ये टाइटल ट्रैक सुनेंगे तो उसमें मैंने अंग्रेज़ी में लिरिक्स गाए हुए हैं। इट इज़ एनीथिंग बट इंडियन, ओह, इट्स प्योरली अरबिक। तो जो भी म्यूज़िकल एक्सपीरियंसेस हमारे रहे हैं वो हमने सीक्रेट वेपन में डाला है। तो उसमें ठुमरी क्या, फोक क्या, सूफ़ी, इंडियन तो है ही है, डायस्पोरा, इट्स अ वाइड रेंज, बट इंटरनेशनली हम क्या क्या उसमें काम कर रहे हैं। तो उसमें स्पेसिफिकली ये एक ट्रैक है जो बहुत स्पेशल है। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका जो आने वाला हो? अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा, मैं अभी कुछ टाइम से हर साल एक प्रोडक्शन करती हूँ, लाइव प्रोडक्शन फॉर पीपल हु लाइक लिसनिंग टू मी लाइव, जो लाइव शोज़ देखने के शौकीन हैं। जैसे कई बार बोलते हैं विधि जी आपका नेक्स्ट प्रोग्राम होगा ना, आप हमें बताना ज़रूर, वी वुड लाइक टू कम एंड लिसन टू यू। तो मुझे ऐसा लगा कि अपनी ऑडियंस को भी मुझे कुछ देना चाहिए। उपहार देना चाहिए, एक ऑफरिंग देनी चाहिए। तो हर साल ना प्रोडक्शन में मैंने जैसे पहले साल कबीर अंतर मन की आवाज़ एक म्यूज़िकल किया था। 1 घंटे का म्यूज़िकल है, उसमें 5 कथक डांसर्स, 5 छाव डांसर्स, पीछे ग्राफिक विजुअल्स, उसमें नरेशन है। कबीर का एक एक पद आता है, उससे पहले उसकी नरेशन होती है। उसको मैं, कबीर को मैं लाइव गाती हूँ। पूरी प्रस्तुति नॉन स्टॉप 1 घंटे की है। उसका पूरा स्क्रिप्ट मैंने लिखा, अच्छा, मतलब आप लिखती मुझसे भी हैं? लिखवाया गया। कबीर कबीर जी ने मुझसे, मुझे ऐसा लगता है, लिखवाया, क्योंकि उसको कई लोगों से मैंने कोशिश करी कि आप इसको कुछ सोच के लिखिए। तो अब अगर कबीर है तो बड़ी शॉर्ट में मैं बताऊंगी। कबीर को अगर मुझे इंट्रोड्यूस करना है ऑडियंस को, कबीर क्या है, तो कबीर अंतर मन की आवाज़, वो आवाज़ जो आत्मा से परमात्मा को ऐसे मिलाए मानो जैसे बहती नदियाँ सागर में अपने आप ही जाकर मिल जाएं। कबीर हद से अनहद की ओर जाता हुआ वो रास्ता, जहाँ रंगों में उस एक रंग की ही माया है, जहाँ अपने सद्गुरु की ही छाया है, जहाँ प्रेम ही प्रेम सब ओर है, जहाँ विश्वास की वो एक अटूट डोर है। तो ऐसे करके ये कविता बहुत सुंदर कबीर पर composition, हाँ। मैंने लिखा। कॉन्सेप्चुलाइज किया। तो ओपनिंग इससे होती है, उसके बाद फिर उसको मैं गाते 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 लेके जाती हूँ। 2 लाइन गा के भी सुना दीजिए कुछ। ज़रूर। ओके। कस्तूरी कुंडल
बसे मेघ ढूंढे बन माही, घट घट में वह साईं रमता, दुनिया देखना ही, घूंघट के पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे। वाओ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके। विधि जी, आप इतनी जगह परफॉर्म करते रहते हैं और कई बार आपको बड़ा कम टाइम मिलता है प्रैक्टिस का और लोग सीधे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप गाएं। कभी ऐसा हुआ है कि ब्लैकआउट हो गया हो और लगे कि नहीं अब तो नहीं होगा, अब तो नहीं होगा, पर थोड़ा सा आपने करेज गैदर करके कर दिया हो, ऐसा कोई कई बार होता है ऐसा, कई बार होता है ना? कई बार होता है, मगर अब उस चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है, ब्लैकआउट होके और उसमें से निकल के आने की प्रैक्टिस हो गई है। उसमें यही है कि हार नहीं माननी। हाँ, हार नहीं मानते और ये सोचते कि अच्छा क्या हो सकता है, ये तो नहीं याद आ रहा, रह रह के याद नहीं आ पा रहा, वैसे हमेशा गूंजता रहता है, मगर इस टाइम पे याद नहीं आ रहा, तो तुरंत स्विच कर जाना या तुरंत कुछ ऐसी युक्ति देना। और क्योंकि हमारा गाना तो है ही है, उसमें हम अपना थोड़ा कुछ विचार बोलते 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 थोड़ा सा कई बार ध्यान आ जाता है, तो हाँ कई फिर आप बार उसको ऐसा होता मैनेज है, कर मगर लेते हैं। मैनेज हो जाता है। हाँ, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस में ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जी। अगर आपका स्विच ऑफ हो गया फिर क्या हाँ, करेंगे आप? तो जी जी जी, या कई बार कुछ चैलेंजेस ऐसे आते हैं, जैसे एक बार गा रहे थे तो बहुत तेज़ की हवाएं, इतना तूफान आ गया कि ग्लासेस गिरने लग गए और जिसे कहते हैं लोग बिल्कुल कुशंस गिरने लग गए, बहुत तेज़ की आंधी एकदम से आई। तो थोड़े टाइम तो हम गाते रहे थोड़ा करेज गैदर करके, मगर फिर हमने एक ब्रेक लिया, बुला अनाउंस किया कि नहीं आप भी Settle हो जाइए। रेस्ट कीजिए, हम भी थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ी सी हवाएं शांत हो जाए, हाँ। फिर उसके बाद करते हैं। तो वो बहुत अच्छे से, वो 2 मिनट का था, ब्रेक था, मगर उसमें एकदम शांत हो गया। तो कई बार ऐसे टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, उसी से ही बहुत लर्निंग है। हाँ, तो विधि जी आप हमारे इस पॉडकास्ट में आई और आपने दिल की सुनी और लाइफ में इतना अच्छा ऊंचा मकाम हासिल किया, तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको, आपकी सारी अचीवमेंट्स के लिए और ऑल द बेस्ट आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच कि आपने आके यहाँ अपनी जर्नी शेयर की हमारे साथ। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ अपनी दिल की बात कहने का भी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच। तो देखा, जैसा कि मैंने कहा था कि आज की जो महफिल है बहुत सुरीली होने वाली है और इतने अच्छे अच्छे गाने विधि जी ने हमें सुनाए, अपने दिल की बात शेयर की। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे गेस्ट हम आगे भी बुलाते रहें। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।